नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी टैबलेट में। दोस्तों, आज हम एंशिएंट इंडिया का जो लास्ट पार्ट है, यानी कि हमारा फोर्थ वीडियो, वो हम कवर कर रहे हैं। इस तरह से हमने आज एंशिएंट इंडिया को हम खत्म कर देंगे और अगले बार हम शुरू करेंगे मेडाइवल इंडिया। जो हमारे पहले के 3 वीडियोज हैं, उनका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियोज को एक्सेस कर सकते हो। दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। देखो दोस्तों, हमारे सामने एक क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ 3 टाइप के लैंड के बारे में दिया हुआ है। देखो, एरीपति नहीं होता है, इरीपट्टी होता है। यूपीएससी हमेशा हिंदी की टांग तोड़ता है। तो एरीपति नहीं है, इरीपट्टी है, और तनियूर है और घाटिका है। देखो दोस्तों, अब आपको यहाँ पर सामने ये दिए हुए हैं एरीपति के बारे में, तनियूर के बारे में और घाटिका के बारे में। मैं अब आपको बताता हूँ। इरीपट्टी एक ऐसे लैंड होता है जिस लैंड से प्राप्त कर का उपयोग गांव के तालाब के रख रखाव के लिए किया जाता था। तो ये जो सामने ऑप्शन है वो भी सही है, क्योंकि यहाँ भी लिखा हुआ है भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित किया दिया था। तनियूर तनियूर क्या था दोस्तों? तनियूर चोल काल की एक राजस्व इकाई थी जिसके अंतर्गत ब्रह्मदेव और मंदिर बस्तियां विकसित हुई। तो तनियूर में क्या है, एक अकेले ब्राह्मण तथा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए गांव। तो ये भी सही है, क्योंकि तनियूर क्या था चोल काल में, मतलब ब्राह्मणों को जो दान में दिया गया उससे उनकी बस्तियां और मंदिर विकसित हुए। घाटिका क्या है? घाटिका पल्लव कालीन में मंदिरों से संबंधित उच्च शिक्षण संस्थाएं थी। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा डी ऑप्शन 1, 2 और 3। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सौत्रांतिक और समितीय जैन मत के संप्रदाय थे। सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग्ग विषय फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसमें 2 आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं। फिर से वही है कि दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है, तो दोनों सही है, या एक सही है, 2 सही है, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। तो इसमें जो आंसर होगा दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको स्वतांत्रिक और समतीय जैन के बारे में बताता हूँ। देखो दोस्तों, जो यहाँ पहला ऑप्शन है स्वतांत्रिक और समितीय, ये दोनों जैन धर्म के नहीं, ये दोनों बौद्ध धर्म के संप्रदाय थे। तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। अब ये दूसरा ऑप्शन है, ये पूर्णतः सही है। सर्वस्तिवादियों का मानना है कि दृश्य जागत के धर्म पूर्णतः क्षणिक नहीं है, प्रत्युत सदा अंतर्निहित रूप में विद्यमान रहते हैं। मतलब वो सदैव विद्यमान रहते हैं। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। बोधिसत्व पदमपणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रकारी है। अजंता की गुफा में बोधिसत्व का पद्मपाणि चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकारी है, इसलिए यह जो है ये अजंता में है। तो ये पहला ऑप्शन सही है। अब आते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है? देखो दोस्तों, सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात में अगर हम देखते हैं तो जो आंध्र प्रदेश है, अगर आप आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाओगे तो श्री काकुलम जिले के अरसवल्ली में सूर्य मंदिर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन 1 सही है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को ताम्र और लोह का ज्ञान था। यह लोह नहीं होगा, लोहा होगा। यूपीएससी की हिंदी माशाल्लाह। ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। अब क्या है कि इनमें से कौन कौन से सही है, फिर से वैसी वही ऑप्शन है, आपको इससे बताना। देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वह होगा कि देखिए, ऋग्वेद के जो लोग थे, ऋग्वेद काल के लोग कवच और शिरस्त्राण का प्रयोग करते थे, वो युद्ध प्रिय थे। लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग क्या थे? वो शांति प्रिय थे।
उनके द्वारा कोई भी कवच और कुछ भी मतलब नहीं पहना जाता था। और ये सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन में क्या देखो, सिंधु घाटी के लोगों को स्वर्ण, चांदी, ताम्र और कांस्य का ज्ञान था, जिसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं, किंतु उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। और इसमें क्या बताया गया है कि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब आते हैं हम थर्ड ऑप्शन पर। ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़ों को पालतू बना लिया। ये बात सही है कि घोड़े को पालतू बना लिया, लेकिन सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। हाँ, और सूर्यकोटता से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है, इसलिए कथन 1 और 3 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था? देखो दोस्तों, समुद्र पतन का मतलब क्या होता है, वही बंदरगाह होता है। तो ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार वर्तमान कृष्ण जिला में एक समुद्री पतन था जो मोटूपल्ली के नाम से जाना जाता था, तथा जो गणपति राज्य का भाग था यह काकतातीय शासकों के लिए अति महत्वपूर्ण था, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, मोटूपल्ली। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे? स्थानकवासी श्वेतांबर जैन संप्रदाय का एक उप संप्रदाय है। इसकी स्थापना 1653 के आसपास लौजी नामक एक व्यापारी ने की थी। इस संप्रदाय की मान्यता है कि भगवान निराकार है, इसलिए मूर्ति की पूजा नहीं कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, इसका आंसर होगा बी, जैन मत, क्योंकि स्थानकवादी किससे है, जैन मत से। और यहाँ स्थानकवासी नहीं होगा, यहाँ स्थानक, हाँ ठीक है, स्थानकवासी ही होगा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? दोस्तों, बौद्ध दर्शन में जो परलोक सिद्धांत के अनुसार मैत्रेय शब्द का सार्थक अर्थ क्या है, भावी बुद्ध है। मतलब मैत्रेय जो शब्द है ना, उसका शाब्दिक अर्थ है भावी बुद्ध। मैत्रेय बुद्ध पांचवें बुद्ध के रूप में होंगे जिनका आविर्भाव इस युग में होगा। इस प्रकार मैत्रेय बुद्ध को भविष्य बुद्ध के रूप में माना जाता है, जो अभी तक इस युग में प्रकट नहीं हुए हैं, लेकिन ये प्रकट होंगे और प्रकट होकर संसार की रक्षा करेंगे, ऐसा माना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, मैत्रेय। आते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ कुछ शिल्प दिए हुए हैं और ये किस राज्य की परंपरा है, वो सामने राज्य भी दिया गया है। पहला है पुथुक्कुली शॉल, तमिलनाडु। दूसरा है सुजनी कढ़ाई, महाराष्ट्र। तीसरा उप्पाड़ा जामदानी साड़ी, कर्नाटक। अब देखो दोस्तों, ये जो है ना, अब यहाँ आपको देखना है कि जो पुथुक्कुली शॉल है तमिलनाडु से है, लेकिन जो सुजनी कढ़ाई है, सुजनी अगर आप सुनोगे ना तो बिहार के लोग भोजपुरी में बोलते हैं कि सुजनी बनाना है। मतलब एक तरह से सुजनी वो होता है, क्या है, वो कपड़े का एक पूरा वो होता है, मटेरियल होता है, उस पर कढ़ाई करते हैं। तो सुजनी कढ़ाई कहाँ से, बिहार से। तो दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। और उप्पाड़ा जामदानी साड़ी है, वो आंध्र प्रदेश से है। तो तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया, इसलिए सिर्फ और सिर्फ पहला ऑप्शन सही है, इसलिए हमारा ए आंसर होगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। परंपरा दिया है, राज्य दिया है। चपचार कूट त्योहार, मिजोरम। खोंगजॉम परबा गाथा गीत, मणिपुर। थोंगटा नृत्य, सिक्किम। अब इसमें से बताना है कौन सा सही ऑप्शन है। देखो दोस्तों, इसमें जो थोंगटा नृत्य है ना, वो भारत का पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर का पारंपरिक मार्शल आर्ट है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन तो सही नहीं होगा। अब चपचार कूट त्योहार जो है वह मिजोरम में है। ठीक है, और खोंगजॉम परबा गाथा गीत भी मणिपुर में गाया जाता है, इसलिए अपना 1 और 2 सही है और ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा का स्थल नहीं है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन मतलब एक तरह से बोलिए तो ये लॉलीपॉप, बटर। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, चहुंदड़ो, कोट दीजी, सोहगौरा, देसलपुर। तो इसका आंसर होगा सोहगौरा। सोहगौरा उत्तर प्रदेश के वर्तमान गोरखपुर जिले में है। यहाँ पाए गए जो अभिलेख है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के, मतलब ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अभिलेख के लिए प्रसिद्ध है, न कि ये हड़प्पा के लिए प्रसिद्ध है।
निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राणेव अशोक मतलब राजा अशोक उल्लेखित है? तो दोस्तों जो कन्हा कंगनहल्ली या कंगनाहल्ली कर्नाटक में है, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है जहाँ एक प्राचीन बौद्ध स्तूप भी है, महास्तूप जिसको बोलते हैं। इस खंडहर हो चुके बौद्ध स्तूप से अशोक का पहला उत्कीर्ण चित्र दिखता है, जिसमें मतलब ये लिखा गया है राया अशोक नाम का एक पत्थर है जिसका मतलब होता है राजा अशोक। तो यहाँ आंसर होगा कंगनहल्ली। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध में देवत्वरोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, उसमें से कौन सी जो विशेषताएं महायान बौद्ध मत की है? देखो दोस्तों, बौद्ध और जैन से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अभी तक रिपीट भी हो रहे हैं, इसलिए बौद्ध और जैन को आप इंपोर्टेंट देना, उन अच्छे से पढ़ना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि ये जो तीनों ऑप्शन है ना, ये तीनों के तीनों महायान बौद्ध की जो है विशेषताएं हैं। जब हम महायान बौद्ध के बारे में बताएंगे, अपने वीडियो बनाएंगे, तो उसके बारे में आपको अच्छे से बताएंगे। फिलहाल हम इसको ये बताते हैं कि जो डी ऑप्शन है वो सही है। गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् शर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे राज्य के लिए एक आय का स्रोत, जनता द्वारा दिया जाना एक प्रकार का कर माना जाता था। यह गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश तथा काठियावाड़ क्षेत्रों में पूर्णतः अविद्यमान था। बलात् श्रमिक साप्ताहिक मजदूरी का हकदार होता था। मजदूर के ज्येष्ठ पुत्र को बलात् श्रमिक के रूप में भेज दिया। देखो दोस्तों, इसका जो ये ऑप्शन है ना वो सही होगा। देखो, समकालीन लेखों में से हमें पता चलता है कि बेगारका या बलात् श्रम जो भी बिष्टी होता है, इसमें यह एक प्रकार का कर था। इसे यह एक प्रकार का कर था जो कि मतलब गांव में किसान स्त्रियों को मतलब या मुखिया के घर में जो भी अनाज रखना या घर की साफ सफाई, खेतों पर काम करने आदि करने के लिए बाध्य कर दिया जाता था, और इसके बदले उन्हें कोई भी मजदूरी नहीं मिलती थी। तो यह इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? देखो दोस्तों, इसका आंसर होगा डी, विजयनगर। देखो, विजयनगर साम्राज्य जो है एक तरह से कला का पोषक रहा है। संगीत, साहित्य, स्थापत्य सभी क्षेत्रों में विजयनगर जो साम्राज्य था उसमें सभी क्षेत्रों में विकास हुआ। विजयनगर दौर में एक नवीन मंडप चलन में आया जिसे कल्याण मंडप कहा गया। यह गर्भगृह के बगल में खुला प्रांगण होता था जिसमें देवी देवताओं से संबंधित समारोह एवं विवाह उत्सव आदि आयोजित किए जाते थे। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? विजयनगर। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय नगर घंटासाला, कदूरा तथा चौल किस लिए विख्यात थे? देखो दोस्तों, गुप्त काल में जो गुप्त शासक थे वह 3 बंदरगाह ताम्रलिप्ति, घंटासाला एवं कदूरा से गुप्त शासक जो थे एशिया से व्यापार करते थे। इसलिए यह किस लिए विख्यात थे? विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। परिवारजक, परित्यागी और भ्रमणकारी, श्रमण, उच्च पद प्राप्त पुजारी, उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। देखो दोस्तों, यहाँ जो परिव्राजक है, परिव्राजक किनको कहते थे? हम सन्यासियों को कहते थे। तो ये सही है कि परिव्राजक, परित्यागी, भ्रमणकारी हुए। श्रमण जो है, श्रमण हम कहते थे जैन और बौद्ध परंपरा के सन्यासियों को। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा? उच्च पद प्राप्त पुजारी। तो हम जैन और बौद्ध परंपरा के सन्यासियों को पुजारी नहीं बोल सकते हैं, इसलिए ऑप्शन गलत होगा। अब उपासक में, उपासक कौन से लोग थे? जो बुद्ध धर्म के लिए बुद्ध धर्म को स्वीकार करते थे और उसके पंचशीलों का परिपालन का व्रत लेते थे, उनको उपासक कहते थे। इसलिए यह यहाँ 1 और 3 सही होगा और अपना आंसर होगा बी ऑप्शन, केवल 1 और 3। आते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में परामिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? देखो दोस्तों, परामिता जो है ना, यहाँ पर परामिता जो शब्द है वो गलत है।
क्योंकि यूपीएससी का हिंदी जो है बहुत ही निंदनीय है, इसलिए यहाँ पर पारमिता नहीं, सही शब्द है पारमिता। पारमिता का अर्थ है सबसे ऊंची अवस्था, यानी इसको प्राप्त करने वाले लोग महाज्ञानी होते हैं। ठीक है, तो पारमिताएं भी क्या होती है? 10 होती है। यथा ज्ञान, शील, शांति, वीर, ध्यान, प्रज्ञा, उपाय, कौशल, प्राणिधान, बल एवं ज्ञान। पारमिता, जो भी बंदा या जो भी इंसान इन 10 पारमिताओं का अभ्यास करता है वो बोधिसत्व को मतलब प्राप्त करता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सी जो है ऑप्शन सही होगा। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है, अमरसिंह हर्षवर्धन से संबंधित है, कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित है। देखिए यहाँ पर पाणिनि नहीं पणिनि होगा। ठीक है, पतंजलि जो थे, पतंजलि वो पुष्यमित्र शुंग से संबंधित थे, ना कि पाणिनि। अमरसिंह जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, और कालिदास जो है, कालिदास वो चंद्रगुप्त दो के दरबार में कवि थे। इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 3 सही होगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति का अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो पूरा उदाहरण है ना, कहाँ से लिया गया है? अशोक के शिलालेख के रॉक नंबर 12 से लिया गया है। इसलिए यह किस राजा के द्वारा दिया गया है? अशोक के द्वारा। तो इसका आंसर होगा ए, अशोक। हम चलते अगले क्वेश्चन कर। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म संबंध है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया है। देखिए इसमें जो है ना, पहले तो स्थाविरवादी नहीं होगा, यूपीएससी की हिंदी फिर से स्थविरवाद होगा। स्थविरवाद क्या है? हीनयान बौद्ध धर्म से संबंध है, मतलब इसका जो है ना हीनयान बौद्ध धर्म से संबंध है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? केवल 2 और 3 होगा। मतलब लोकोत्तरवादी जो संप्रदाय था वो बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी, और महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। ये जो दोनों है ना, ऑप्शन सही है। और यहाँ स्थविरवादी है वो महायान से नहीं, हीनयान से संबंधित है। इसलिए क्या होगा? यहाँ ऑप्शन 2 और 3 सही होंगे, इसलिए बी ऑप्शन अपना आंसर होगा। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। दोस्तों इस तरह से हमने एंशिएंट इंडिया के जो प्री के क्वेश्चन है 1995 से लेकर 2020 तक के पूरे कवर कर लिए। अगर कोई क्वेश्चन का ऑप्शन अगर आपको गलत लगे तो आप हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों अगर आपको कोई हेल्प की जरूरत होगी तब भी हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों अब हम अगला जो सीरीज शुरू करेंगे वो होगा मेडाइवल इंडिया का, यानी कि मध्यकालीन भारत का। दोस्तों हमारे जो पहले के 3 वीडियो हैं, ये जो एंशिएंट इंडिया है इसके 4 वीडियोज हमने बनाए हैं। तो पहले के जो 3 वीडियोज हैं उनका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ और आप यूपीएससी प्री 2021 क्लियर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों हमें सुनने के लिए।